वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 का हिंदी को डिस्कस करेंगे जो 6 फरवरी को पूछा गया था। 6 फरवरी मतलब फरवरी 2022 में कई शिफ्ट में कई डेज़ में पेपर हुए थे। ऑनलाइन पेपर था तो कई डेज़ में हुए थे, जैसे कि 4 फरवरी से 6 फरवरी 7 फरवरी इस तरीके से बहुत दिनों में पेपर हुए थे। तो हम आप लोगों को यहाँ इस चैनल पे आपको 2018 से 23 के पेपर हम लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पे 18 का हो चुका, 19 हो चुका, 20 में पेपर हुआ नहीं था, जनवरी में पेपर हुआ था तो उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब 22 के 7 फरवरी का देख चुके हैं, अब 6 फरवरी का जा रहे हैं, तो रिवर्स में जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जब ये फरवरी वाला हो जाएगा 2022 का तो 23 का देखेंगे। तो पेपर से होने से पहले हम लोग सारे पेपर देख लेंगे। ये है हिंदी का पेपर। गद्यांश और पद्यांश में दो चीज़ें होती है, या तो गद्यांश बहुत बड़ा आता है या छोटा आता है, तो दोनों में अलग अलग ट्रिक आपको यूज़ करनी है। अगर गद्यांश बड़ा आता है, जैसे कि ये आपको देख रहे हैं बहुत बड़ा है, और मान लीजिए इससे क्या किया होगा, इससे क्वेश्चंस 2-4 तो आपके ग्रामर के ही होंगे, 2 या 3, और उसमें से जो 2-4 होंगे वो होंगे। तो इसके लिए बार बार इसको पढ़ना भूल जाएंगे आप, और बार बार आपको हर एक क्वेश्चन के बाद पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए और उसके आंसर ढूंढ लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तो पहले आप लोगों के लिए ये पढ़ दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है गद्यांश। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भावों में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भावों में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है जितना पुराना होने पर हम किसी प्रथा को परंपरा कहने लगते हैं। ठीक है, हम चकित हो रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पक्षी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप हवा पानी सर्दी गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके, जो इस गाँव के लोगों की दृष्टि में कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृतियां स्तंभों पर उकेरी जाती हैं, अपने पारंपरिक बल की अनुष्ठानिक आकार भावों में वहीं की वहीं लाल पीले हरे चटक रंगों में इन प्रस्तर स्तंभों पर चित्रित है, लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर के अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेतक भी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया और आगे अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम पढ़ के इनको कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो है चंद्र शब्द है। चंद्र शब्द क्या है भाई? तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तो ये तो एक व्याकरण का क्वेश्चन है जिसका आंसर तो आपको उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चंद्र शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है। तो यहाँ पे जो चंद्र शब्द है वो है आपका तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द है यहाँ पे चंद्र, और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी तत्सम शब्द है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन पेपर है इसलिए एक पैराग्राफ को और फिर एक क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ फिर क्वेश्चन। तो ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब आप ऑफलाइन पेपर देंगे तो ये गद्यांश पूरा दिया रहेगा और उसके नीचे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पर उतनी समस्या नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर आपका गद्यांश छोटा पैराग्राफ में है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बड़े पैराग्राफ में दिया है तो आप कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और क्वेश्चन ढूंढिए कि आंसर उसमें ढूंढिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही रहेंगे और उसके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप गद्यांश पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, अगर तो फिर से पढ़ेंगे तो टाइम टेकन हो जाता है। अवसान का विलोम है, देखिए यहाँ पे भी अगर आपको अवसान का विलोम शब्द पता है या पैराग्राफ के जो पैसेज का एक वो निकल रहा है उससे भी आप मीनिंग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अवसान का विलोम है आविर्भाव, और ये शब्द जो है ना विलोम शब्द वो उसमें दिए रहते हैं।
गद्यांश में ही आपके दिए होंगे। तो यहाँ पे जो आविर्भाव है वो आपका सही हो जाएगा, अवसान का विलोम है आविर्भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है या अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रही हूँ या नहीं। ठीक है, तो सुघड़ शब्द में सु क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपसर्ग जो होता है वो आगे लगा होता है, और यहाँ पे सु जो है यहाँ पे वो उपसर्ग है। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 3 तो आपको व्याकरण के ही दिख गए यहाँ पे। विघटन का पर्याय नहीं है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि आपसे पहले ग्रामर के व्याकरण के ही प्रश्न पूछ लिए जाए। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टफ पेपर आया था, हार्ड सेट जिसको बोलते हैं ना, ये हार्ड वाला पेपर है आपका, और इसको आप लोग करने की कोशिश करिए और इसको ज़रूर देखिए। विघटन का पर्याय नहीं है ध्वंस, छीड़ता, नाश या निर्माण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो निर्माण जो है वो विघटन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है? अल्प समय तक बनी रहकर, दीर्घ काल तक बनी रहकर, या बहुसंख्यक द्वारा मान्य होकर वैध होने पर। तो ये दिया हुआ है, ये अब आगे गद्यांश से क्वेश्चंस एकदम जो बिना व्याकरण के हैं। तो यहाँ पे दीर्घ काल तक बनी रहकर कोई प्रथा परंपरा बनती है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के विशिष्ट आकार भावों में निम्नलिखित चित्र नहीं है। सूर्य चंद्र, पशु पक्षी, शिव पार्वती या अनुष्ठानिक चित्र। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, सूर्य चंद्र, पशु पक्षी और अपने काल जीवन की अनोखी लिपि में अपने काल पूर्वज को शरीर धारण किए हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी शिव पार्वती, क्योंकि अनुष्ठानिक आकार भी हैं, भाव भी हैं वहाँ पे। तो ये भी हो गया, ऊपर वाला भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। शिव पार्वती ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आकार भावों का रंग है लाल, पीला, हरा, हरा, नीला, गेरुआ, गेरुआ, पीला, नीला, नीला, काला, लाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल, पीला, हरा। लाल, पीला, हरा, ये देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि आकार भावों में प्रचलित मोटिव है सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, अनुष्ठानिक या प्राकृतिक। तो यहाँ पे आपका जो है जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी धार्मिक, अनुष्ठानिक। ठीक है, धार्मिक, अनुष्ठानिक यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है? बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्यौहार कहने लगते हैं, इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, सुघड़ आकृतियां काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती हैं। तो यहाँ पे हम परंपरा की बात किए थे, परंपरा है, यहाँ पे त्यौहार कहने लगते हैं, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो जो वाक्य सही नहीं है वो है पुराना होने पर हम किसी प्रथा को हम त्यौहार कहने लगते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, तो नहीं के लिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में अब 99 तक यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ था। अब हम लोग काव्यांश पढ़ेंगे और काव्यांश को पढ़ के उसके प्रश्न देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं।
मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ। उसमें शायद बची रह जाएंगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी। उसमें शायद बची रह जाएंगी चींटियों की बाम्बी, चींटियों की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिसमें बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। यहाँ पे खालिश शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ। तो यहाँ पे सच्चा, विशुद्ध, मिश्रित या दूषित। तो जहाँ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशुद्ध। ठीक है, खालिश शब्द का पर्यायवाची है विशुद्ध। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय आपको गद्यांश या पद्यांश में पूछे जाते हैं, तो उपसर्ग प्रत्यय जरूर पढ़ लीजिएगा। संधि पूछी जाती है। विलोम शब्द तो बहुत इजी आते हैं, तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो आप इतना कर लेंगे, लेकिन प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है गद्यांश और पद्यांश के व्याकरण के लिए। ठीक है, तो चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप जानते हैं कि ई प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बड़ी ई और छोटी ई दोनों में से कौन सी होगी? तो देखिए, चांदनी, नी प्रत्यय है, आपको दिख रहा है, तो नी प्रत्यय है अगर, तो चांद अलग हो गया और नी अलग हो गया, तो चांद नी प्रत्यय है। यहाँ ई नहीं लगाएंगे और बड़ी ई है, छोटी नी नहीं होगी, नी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका 101 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है? जमीन का एक टुकड़ा, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी या विस्फोटक ध्वनियाँ। तो क्या बचाना चाहती है चांदनी? तो इसमें जो जो चीज़ें हैं, जमीन का एक टुकड़ा है ही, उसके बाद क्या है, धूप की गर्माहट भी है, कुछ चांदनी भी है, विस्फोटक ध्वनियाँ यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे यही है आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। विस्फोटक ध्वनियाँ कवियत्री नहीं बचाने लाना चाहती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति से अभिव्यक्त है। उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, प्रकृति के क्षरण पर रोष, प्राकृतिक संपदा की रक्षा। तो यहाँ पे जो है 103 का ऑप्शन नंबर 2 यानी मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट है ये। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? कुछ चांदनी, धूप की गर्माहट, बारिश की बूंदों की कमी या चिड़ियों की चहचहाहट। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश की बूंदों की कमी, चिड़ियों की चहचहाहट, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चिड़ियों की चहचहाहट। ठीक है, तो ये इस धरोहर का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है? तो कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय है। बांस में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसों के नष्ट होते जाने की चिंता, बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनने की पीड़ा, बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। तो 105 का ऑप्शन नंबर 1 जो है, बांसों में छुपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह जिसे व्यक्ति अक्सर प्रयोग में लाते हैं, अक्सर सुनते हैं, जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते, अक्सर बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते। तो निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते। तो क्या है? निष्क्रिय है, जिसको अगर हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। तो ध्वनियाँ किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका ध्वनि विज्ञान है, आकृति विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है या वाक्य विन्यास है। तो 107 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान। ठीक है,
ध्वनि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 108, भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके सक्षम बनाती हैं? व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में, भाषा का कब और कैसे उपयुक्त प्रयोग किया जाए यह जानने में, अधिक से अधिक अंग्रेजी जानने में या प्रवाह के साथ बोलने में, चाहे व्याकरणिक रूप से गलत ही क्यों न हो। तो 108 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में भाषिक दक्षताएं जो हैं वो शिक्षार्थी को व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है? वाक्य को, पठन और लेखन को, पठन को या लेखन को? तो जो संरचनात्मक उपागम है वो आपके पठन और लेखन को अधिक महत्व देता है। 109 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवहारवादी। देखिए हम लोग कोई समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बड़े आराम से देख सकते हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद सीटेट की परीक्षा जब हो जाती है तो हम लोग सुपर टेट के लिए और जो डीएसएसबी और बिहार की वैकेंसी आई है उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिएगा। व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है? चिंतन और चर्चा, अर्थ निर्माण संबंधी गतिविधियाँ, कंठस्थ करके सीखना या करके सीखना? तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कंठस्थ करके सीखना। 110 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? यह पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य उपकरण है, इसकी प्रकृति मूर्त है, यह पाठ्यचर्या के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, यह शैक्षिक गतिविधियों की एक योजना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। ठीक है, ये बात पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है, तो ये राइट आंसर हो गया। 111 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है? विस्तृत, तीव्र गहन, कान में सिर्फ आवाज पड़ना या संवेदनशील? तो तीव्र अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है किस प्रकार के श्रवण में, क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे जो तीव्र गहन है वो तीव्र गहन प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है। जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश या सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो यह क्या कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अनुमान लगाना या एक्स्ट्रापोलेशन? तो 113 का ऑप्शन नंबर 1 सरसरी तौर पर पठन कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधिगम से संबंधित, पारस्परिक और सहभागी, एकल विधि पर आधारित, पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर 3, यानी एकल विधि पर आधारित। अधिगम योजना की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा या दूसरों की भाषा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रथम भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है। 115 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत प्रणाली पर आधारित न हो, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना।
तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे एक अध्यापक, व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा क्षेत्र तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? ध्वन्यात्मक, कोश विषयक, वाक्य विन्यास या अर्थ? तो 117 का ऑप्शन नंबर 4 यानी अर्थ जो है वो तुलनात्मक यानी कंट्रास्टिव विश्लेषण का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा और भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किस ईयर का पेपर चाहिए। अगर खास तौर से किसी चीज़ या किस सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उसकी पूरी एक मैराथन ही आप लोगों के लिए ला दूंगी। 2018 से लेकर 23 तक के जितने भी हुए हैं उस सब्जेक्ट के, वो पूरा का पूरा ला दूंगी। ठीक है, तो भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि विज्ञान और वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो 118 का जो आपका अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है पूछा गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, और किस गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थग्राह्यता शामिल है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी श्रवण जो है, श्रवण गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थग्राह्यता शामिल है। किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, रोल प्ले या प्रतियोगिता? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिमुलेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, 120 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश के साथ मिलेंगे, और इंग्लिश के बाद फिर से हम लोग एक हिंदी और सोशल साइंस और साइंस की वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही इस 6 फरवरी को जो भी पूछा गया था उसकी हम लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से किस ईयर का आपको प्रीवियस ईयर या किस सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर की मैराथन चाहिए। तो ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।